Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून। दिख नहीं रहे हो तुम मुझे। आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आप दिख रहे हो। हेलो। ठीक है। आर यू देयर? हाँ हाँ मैम, आई एम देयर। हेलो। अच्छा, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? म्यूजिक एंड नॉइज, पता है तुम्हें? हाँ मैम। आप मुझे लाइक रेवर्बरेशन के बारे में बता रहे थे लास्ट में। वेरी गुड। म्यूजिक एंड नॉइज हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। म्यूजिक हमने वही बोला था कि जो भी साउंड हमारे लिए, मैम, म्यूजिक वो चीज़ है जो मेरे कान को अच्छा लगता है। एंड नॉइज जो है वो हमारे कानों को अच्छा नहीं लगता है। ठीक है। नहीं तो लगता। बेसिकली हाँ, तो ये हमारा म्यूजिक एंड नॉइज था। उसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक है, नॉइज पॉल्यूशन। देखो, नॉइज पॉल्यूशन का मीन्स ये है, नॉइज पोल्यूशन का मतलब ये है कि एक ऐसा अनप्लेजेंट साउंड जो कि क्या कर रहा है, हम हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है। और इस डिस्टरबेंस की वजह बहुत सारी चीज़ें हो रही है। जैसे कि क्या क्या हो रहा है, हम बोल रहे हैं हेडेक हो रहा है। ठीक है। अगर साउंड जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है तो क्या हो रहा है, आपका हेडेक हो रहा है। प्लस इसमें हमारा जो है परमानेंट डैमेज ऑफ ईयर्स। ठीक है। तो नॉइज पोल्यूशन में बेसिकली क्या हो रहा है, ये इस तरह का पोल्यूशन है जिसमें कि बहुत सारे साउंड्स एक साथ प्रोड्यूस हो रहे हैं, या फिर अगर कोई सिंगल साउंड भी प्रोड्यूस हो रहा है तो वो बहुत ज़्यादा तेज बज रहा है, जिसकी वजह से हमें मेजर टू प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। फर्स्ट इज हेडेक एंड सेकंड इज परमानेंट डैमेज ऑफ ईयर्स। अब देखो, परमानेंट डैमेज ऑफ ईयर्स में बेसिकली हो क्या रहा है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारा जो ह्यूमन ईयर है वो किस तरह से वर्क करता है, कि कोई भी साउंड ईयर की मेम्ब्रेन पे जब रीच करता है तो मेम्ब्रेन जो है वो टू एंड फ्रो मोशन करती है। इट मीन्स वो वाइब्रेट करती है, एंड जो भी सिग्नल जनरेट होते हैं वो यहाँ पे जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उस फ्लूइड की हेल्प से वो सिग्नल्स में कन्वर्ट होता है, एंड सिग्नल से फिर वो कहाँ जाता है, ब्रेन के पास जाता है। ठीक है। ब्रेन के पास जा रहा है। तो यहाँ पे जो डैमेज हो रहा है वो एक्चुअली में क्या हो रहा है, ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन डैमेज हो रही है। इस मेम्ब्रेन के डैमेज होने की वजह से यहाँ पे कोई भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, और वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं होगा तो जो भी साउंड आपको सुनाई दे रहा है, मतलब जो भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो साउंड हमें सुनाई नहीं देगा। ठीक है। मतलब ये नहीं है कि साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन जो हमारा हियरिंग डिवाइस है ईयर, उसके अंदर ये जो मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो चुकी है, इसीलिए हमें वो साउंड जो है वो सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है। और हेडेक एंड परमानेंट डैमेज, ये हमारा नॉइज पोल्यूशन है। इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। कुछ मेजर स्टेप्स इसके लिए लिए जाते हैं, जैसे कि जो हमारा रेसिडेंशियल एरिया होता है बेसिकली वो कहाँ पे होना चाहिए, वो होना चाहिए हमारे कोई मैरिज हॉल है उनसे दूर होना चाहिए। एयरपोर्ट पे जो साउंड प्रोड्यूस किया जाता है तो इसीलिए एयरपोर्ट और रेसिडेंशियल एरियाज जो है वो दूर होना चाहिए। रेलवे स्टेशन से रेसिडेंशियल एरिया दूर होना चाहिए, मैरिज हॉल दूर होना चाहिए। ठीक है। अगर हमारी गाड़ी में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एक्स्ट्रा साउंड वो प्रोड्यूस कर रही है तो उसमें हमें पूरा प्रॉपरली उसका मेंटेनेंस करवाना चाहिए। ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइमिंग के बाद में हमें साउंड जो है वो ऑफ करवा देना चाहिए। जैसे कि आपको पता होगा कि बहुत सारे मैरिज हॉल हमारे घर के आसपास रेजिडेंशियल एरियाज में होते हैं, तो एक पर्टिकुलर टाइमिंग जैसे कि 10 बजे बाद आजकल जो है वो डीजे ऑफ कर दिए जाते हैं, बंद कर दिए जाते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिसको हम ले सकते हैं। प्लस वाइल ड्राइविंग ऑन दी रोड, रोड पर ड्राइव करते समय हमें कंटिन्यूसली हॉर्न का यूज़ नहीं करना चाहिए। ओनली इट शुड बी हॉर्न व्हेन नीडेड। जब हमें हॉर्न का नीड है तभी हम उसको बजाएं, अदरवाइज साउंड पोल्यूशन क्रिएट ना करें। ठीक है। ये हो गया हमारा छोटा टॉपिक कंप्लीट। इसमें अब हम नेक्स्ट बात करेंगे एक मेजर टॉपिक की, जिसको हम बोल रहे हैं
natural damped and forced vibration. ठीक है, और इसी के साथ में हम पढ़ेंगे रेजोनेंस। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रिया नेचुरल वाइब्रेशन से। ठीक है, तो बेसिकली हमारा फ्री या नेचुरल वाइब्रेशन जो है, आप इसको फ्री वाइब्रेशंस भी कहते हैं। ठीक है, इसको फ्री वाइब्रेशन या नेचुरल वाइब्रेशन कहने का रीजन क्या है? उसका रीजन ये है, लेट सपोज हमें पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है, एक मीडियम प्रेजेंट है, गैस प्रेजेंट है, गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे नेचुरल वाइब्रेशन हम कह रहे हैं तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें किसी भी तरह की कोई गैस प्रेजेंट नहीं है। मतलब लेट से एक ऐसी स्पेस हम इमेजिन कर रहे हैं जहाँ पे वैक्यूम है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कि जो नेचुरल वाइब्रेशंस आपके अकर हो रहे हैं वो कहाँ पे होंगे, वो स्पेस कौन सी होगी आपकी, वैक्यूम होगी। ठीक है, इस वैक्यूम में हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक कोई भी मेटल का स्ट्रिंग लिया हुआ है, या फिर एक मेटल पतली सी शीट, लाइक स्केल होता है हमारे पास मेटल वाला, आप उसको इसको इमेजिन कर सकते हैं। हमने इसको क्या कर दिया, इसको हमने यहाँ से कर दिया फिक्स। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हमने इसको किया पुश कर दिया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आपका टू एंड फ्रो मोशन करेगा। इसको हमने किया पुश, और पुश किया किस तरह से, देखो ये हमारा स्केल है, मतलब यहाँ पे, और हमने इसको इस तरह से पुश किया है, तो इट इज मूविंग लाइक दिस। ठीक है, तो ये है हमारा, इसको हमने पुश किया तो इट इज डूइंग टू एंड फ्रो मोशन। कैसा मोशन कर रहा है, टू एंड फ्रो, मतलब दिस इज इट्स मीन पोजीशन, ये इसकी मीन पोजीशन है। ठीक है, मीन पोजीशन है, तो जब हमने फोर्स अप्लाई किया तो ये कुछ ऐसे एंड कुछ ऐसे मूव करेगा, अप एंड डाउन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारे नेचुरल वाइब्रेशंस। अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जब हमने वैक्यूम में इस मेटल स्ट्रिप को टू एंड फ्रो मोशन प्रोवाइड किया, या हमने इसको पुश किया, या इसके ऊपर मैम बस फोर्स। एक सेकंड, बस वॉशरूम करके आया। ठीक है, ठीक है। किसी से पानी भरवा दिया करो सर, यहाँ पे देखो कितना गर्म पानी है यार। नहीं, उनको बोल दो ना, वो भर देंगे ना भैया।
हेलो, यस मैम। हम्म, अब देखो, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या बात की है, हम बोल रहे हैं कि वैक्यूम है, तो वैक्यूम है तो यहाँ पे इट मीन्स एब्सेंस ऑफ एयर है, यानी कि जो एयर है वो एब्सेंट है। तो क्या अगर मैंने इसको पुश किया तो ये जो स्ट्रिप है वो क्या कंटिन्यूअसली मूव करती रहेगी? बताओ, यस और नो। मैम एक बार आप रिपीट करना क्वेश्चन। ये जो स्ट्रिप हमने यहाँ पे प्लेस किया है, जिसको यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया है वन साइड से, ठीक है, अब हमने इसको क्या किया, एक पुश मार दिया, तो क्या ये कंटिन्यूअसली मूव करता रहेगा या फिर ये स्टॉप हो जाएगा? ये स्टॉप हो जाएगा। रीजन बिहाइंड दिस? मैम क्योंकि वाइब्रेशन के बाद एक जगह तब एनर्जी इसकी कम हो जाती है ना, तो उस टाइम पे रुक नहीं पड़ता है, तो ये तब रुक जाता तो है। फिर मैंने ये जो लिखा है इसका क्या मतलब है? एक सेकंड, मैं मेरे को कॉपी कर लेता हूँ अरे नीचे। बाद में लिख लेना, पहले इसको बताओ, समझो, तभी तो आगे बात करेंगे हम। वैक्यूम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैक्यूम? मैम वैक्यूम लाइक जहाँ पे कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता? मैम मेरे हिसाब से ना मैम बेसिकली क्या होता होगा कि पहले तो ये एयर रेजिस्टेंस की वजह से इसकी एनर्जी कम हो जाती है, जिससे फिर ये वैक्यूम में चला जाता है। देखो, इसमें वैक्यूम का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास में क्या है, एयर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है, अब एयर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे जब हम इसको पुश कर रहे हैं स्ट्रिप को, तो ये कंटिन्यूअसली क्या करती रहेगी, चलती रहेगी। और ये कब तक चलेगी, ये जब तक हम कोई एक्सटर्नली फोर्स लगाकर इसको स्टॉप नहीं करते, तो इट विल मूव इनफिनिटली, इनफाइनाइट तक ये चलती रहेगी, चलती ही रहेगी। क्यों? क्योंकि देखो, वैक्यूम है तो यहाँ पे नो गैस मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे कोई भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं ही नहीं, ठीक है। नो गैस मॉलिक्यूल्स होने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ऐसा कोई रेजिस्टेंस नहीं है, या यहाँ पे ऐसा कोई रेजिस्ट करने वाला ऑब्जेक्ट नहीं है जो कि इसके वाइब्रेशन को रोक सके। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप नेचुरल वाइब्रेशन की बात कर रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग इज इट इज क्रिएटेड इन वैक्यूम। ये जो वाइब्रेशंस होते हैं वो वैक्यूम में अकर होते हैं, और अगर आप एक बार इनको पुश कर देते हो तो ये टू एंड फ्रो मोशन करेंगे। टू एंड फ्रो मोशन आपको पता ही है, अपनी मीन पोजीशन से आगे एंड पीछे की तरफ मूव करना। और ये कब तक चलेगा? जब तक ये चलेगा इनफाइनाइटली, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेजिस्ट करने के लिए कोई भी गैस मॉलिक्यूल्स नहीं है, या किसी भी तरह का कोई फ्रिक्शन फोर्स भी नहीं है जिसकी वजह से ये स्टॉप हो जाए, ठीक है। तो जिससे कि ये स्टॉप हो जाए। अब हम बात करते हैं, अगर ये स्टॉप नहीं हो रहा है तो इसका मतलब, इसको एक मिनट ध्यान से देखना, ये हमारे पास में जो स्ट्रिप है, और क्वेश्चन भी ध्यान से सुनना, और जो एक्सप्लेन कर रही हूँ उसे भी ध्यान से सुनना, ये हमारे पास में जो स्ट्रिप है, ये है इसका मीन पोजीशन, ठीक है। हमने इसको पुश किया तो ये यहाँ टू एंड ये फ्रो मोशन कर रहा है, ठीक है, ये टू एंड ये फ्रो। तो अगर मैंने ये बोला कि इसके टू मोशन के टाइम पे ये 20 टाइम्स मूव किया यहाँ पे, लाइक ये वन अपना मीन पोजिशन से, 1 2 3 4, तो ये 20 टाइम्स टू मोशन कर रहा है, तो इसका फ्रो मोशन कितना होगा? एक मिनट होल्ड करना बेटा। हेलो, हेलो, तो भैया आप एड्रेस पे होंगे ना? भैया एक्चुअली मैं वहाँ, हाँ हाँ मैं वहाँ तो हूँ नहीं, आप आवाज़ लगाइए ज़रा। हाँ ये वाइट ही है, 786। हाँ। हाँ एक मिनट में कॉल करवा देती हूँ, ओटीपी आएगा ना मेरे नंबर पे? ठीक है, रुक जाओ, है ना, मैं कॉल करती हूँ अभी, रिसीव करने के बाद में फिर आपको ओटीपी बताती हूँ।
अरे क्लास ही चल रही है, वो मेरा पार्सल आ गया, ज्योति को फ़ोन करके बोल दो, वो नीचे ही खड़ा है। आओ। आए क्या भैया? ठीक है, आप OTP सेंड कर देना, है ना, डिलीवर को। आया क्या? डिलीवरी कोड बताओ ना भैया। 5932 2 593 582। ठीक है, किसको हैंड ओवर किया भैया? हेलो, ये संभाल के रख लेना, आपके पास है ना? ठीक है, ठीक है भैया। ठीक है, आवाज़ आ रही है? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको पूछा था कि टू, अगर ये टू मोशन में 20 टाइम्स यहाँ तक आया है, तो इसके फ्रो मोशन में कितनी बार नीचे गया होगा, बता सकते हो? बताओ बताओ, सोचो, कुछ भी आंसर दो, गलत दो सही दो, पर बताओ। मैम एक सेकंड, एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। देखो, क्वेश्चन ये बोल रहा है, मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिप लगाई है, स्ट्रिप को मैंने पुश किया, ये स्ट्रिप अपनी मेन पोजीशन से 20 टाइम्स ऊपर की तरफ गई, और यहाँ पे ये नीचे की तरफ भी मूव कर रही है, तो यहाँ पे जब ये डाउनवर्ड मोशन कर रही है तो कितना मूव करेगी? 20। रीजन बताओ। वो तो तुमने बता दिया एकदम आइडिया से। मैम क्योंकि मैम दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पे सेम सेम होगा ना, अगर ऊपर 20 जा रही है तो नीचे भी 20 ही जाएगी। उसका रीजन जो आपने बताया वो तो ठीक ही है, प्लस एक चीज और है, क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम है, क्योंकि देखो रेजिस्ट कुछ नहीं कर रहा है, जो है वो कंटिन्यूअसली चलता ही रहेगा, जितना ऊपर उतना ही नीचे। समझ गए? समझ गए? ये चीज क्लियर होनी चाहिए माइंड में, क्योंकि आगे अभी इस पे बेस्ड हम लोग ग्राफ भी बनाएंगे, एम्पलीट्यूड एंड इस पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, और हमेशा इक्वल रहेगा। देखो वैसे जनरली क्या होता है, अगर आप किसी भी चीज पे हिट करते हो और उसमें जो वाइब्रेशन हो रहा है वो थोड़े टाइम बाद में वाइब्रेशन अपने आप बंद हो जाते हैं, वैक्यूम में ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वैक्यूम में कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो उसको रेजिस्ट कर सके, बल्कि जो हमारी बेंच है या अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको आप नेचुरल एनवायरनमेंट में हिट करोगे तो थोड़ी देर बाद में उसका जो वाइब्रेशन है वो स्टॉप हो जाता है, इसलिए हमें आवाज आना बंद हो जाता है। लेकिन यहाँ वैक्यूम है तो ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पे कंटिन्यूअसली वाइब्रेशन चलेगा, जितने वाइब्रेशन टू पे उतने वाइब्रेशन फ्रो पे, मतलब जितना ऊपर मूव किया उतना नीचे, जितना ऊपर जितना नीचे। ठीक है, आ गई बात समझ में? अब जब कोई भी पार्टिकल, पेंडुलम से समझो, लेट से ये एक पेंडुलम है और ये है इसकी मीन पोजीशन और ये है इसकी एक्सट्रीम पोजीशन। मैंने आपको उस दिन भी समझाया था एम्पलीट्यूड के टाइम पे। एक्सट्रीम पोजीशन आपकी क्या होती है? एक्सट्रीम पोजीशन वो पोजीशन होती है जिस पर जाने के बाद में पेंडुलम वापस लौट के आ जाता है, उससे आगे नहीं जा सकता। अगर तुम एक रोड पर जा रहे हो और एक रोड एंड हो जाता है, उसके आगे खाई है, तो क्या तुम उस खाई में कूद जाओगे? नहीं कूदोगे, वो तुम्हारा एक लास्ट पॉइंट होगा एंड उस पॉइंट से तुम्हें फिर से लौट के आना होगा। तो यही हमारा जो पेंडुलम है इसका एक्सट्रीम पॉइंट है, इस एक्सट्रीम पॉइंट से ये वापस आएगा एंड यहाँ तक ऊपर जाएगा, यहाँ से वापस आएगा, यहाँ तक जाएगा, तो ये हमारा एक्सट्रीम पॉइंट है। इस एक्सट्रीम पोजिशन से ये जो पेंडुलम है वो आगे नहीं जाता, और इसी को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। जो साउंड का पार्टिकल है, या आपने किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जब वाइब्रेशन प्रोड्यूस किया है, मान लो कि ये कोई पार्टिकल था, तो आपने जब इसको हिट किया तो क्या होगा? ये ऊपर मूव करेगा, नीचे की तरफ मूव करेगा, और ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन है। इस एक्सट्रीम पोजीशन से ये पार्टिकल बाहर नहीं जा सकता, और इसी को हमने क्या बोला है? एम्पलीट्यूड। क्या बोला है हमने इसे? एम्पलीट्यूड। तो इस केस में नेचुरल वाइब्रेशन के केस में हमें जो साउंड, जो हमें वेव्स मिलेंगी वो कैसी होगी? वो वेव्स होंगी कुछ ऐसी।
मैम इनको ट्रांसलेशनल वेव कहते हैं ना? टाइप ऑफ वेव पे नहीं जा रहे, अभी हम एम्पलीट्यूड के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो वेव्स हैं वो कंटिन्यूअसली आप कितना भी आगे ड्रॉ करेंगे आपको सारी वेव्स ऐसे ही मिलेंगी। ये वेव आपको ऐसे नहीं मिलेगी नेचुरल वाइब्रेशन में कि ये बड़ी हो गई फिर छोटी हो गई और एकदम वाइब्रेशन खत्म हो गया, नो, ये नहीं मिलेगा। आपको वेव्स मिलेंगी कुछ इस तरह की। ऐसी वेव्स क्यों मिल रही है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि पार्टिकल का जो पोजीशन है वो एक्सट्रीम पोजीशन है, और क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम है तो वो हमेशा वाइब्रेट करता रहेगा और अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से कभी भी बाहर नहीं जाएगा। ना ही तो वेव आपको कुछ टाइम बाद ऐसी मिलेगी और ना ही आपको कुछ टाइम बाद ये वेव ऐसे मिलेगी। समझ आ गई बात? तो इसीलिए इसका जो ग्राफ है वो हमेशा आपको इसी तरह से मिलेगा, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है वो किस किस के बीच में है, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के बीच में ये ग्राफ है। एम्पलीट्यूड का मतलब किसी भी पार्टिकल की एक्सट्रीम पोजीशन। आ रही है बात समझ में? यस। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड टाइम के साथ में कम नहीं होगा। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? बेसिक जो जनरल डेफिनेशन होती है फ्रीक्वेंसी की वो क्या बोलती है? 1 सेकेंड में कितनी नंबर ऑफ साइकिल्स प्रोड्यूस हो रही है या फिर कितनी नंबर ऑफ वेव्स अकर हो रही है, उसी को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, हर ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है। हर ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होती है? फिक्स होती है, ठीक है। और यस अगर और फ्री वाइब्रेशन तभी होगा जब हम एक बार उसको एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड कर दें और वो खुद से वाइब्रेट होता रहे एंड कंटिन्यूअसली उसमें वाइब्रेशन होता रहेगा, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? फ्री वाइब्रेशंस बोलते हैं, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखो, अगर मान लो अब हम बोल रहे हैं कि हमने कोई भी पार्टिकल के अंदर वाइब्रेशंस करके छोड़ दिए, हमने उसको क्या कर दिया, थोड़ा सा उसको पुश करके एंड छोड़ दिया। अब आपको अपनी टाइम को देखना है कि 1 सेकेंड के अंदर उसने कितना वाइब्रेट किया। जितना 1 सेकेंड के अंदर वाइब्रेट मैम अब करेगा पीछे वाले आज उस मैम 1 सेकंड, मैम 1 सेकंड, अब वो पीछे वाले उसमें जा सकते, मुझे नोट करना है वो। क्या? अब वो पीछे वाले पे जा सके, मुझे उसको नोट करना है। पीछे वाला? मैम लाइक जो पीछे वाली आपकी स्लाइड थी, लाइक पीछे वाला पेज। देखनी है, हाँ हाँ हाँ। नोट डाउन करना है। यस मैम। तो रुको मैं इसको फिर थोड़ा सा सही कर देती हूँ। आप ये नोट डाउन कर लो, मैं इधर वेव्स ड्रॉ कर देती हूँ।
डन। एक सेकंड नाम लिख रहा हूँ। डन मैम। ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर हमारे पास में कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट को, लाइक पेंडुलम है, तो पेंडुलम अगर मैं तुम्हारे हाथ में ट्रांसफर करती हूँ, या फिर ये जो मेटल स्ट्रिप जिसके अंदर हम लोग वाइब्रेशंस प्रोड्यूस कर रहे थे, तो इन केस वैक्यूम क्रिएटेड है एंड आई एम स्टैंडिंग ओवर हियर, मतलब मैं वहां पे खड़ी हूँ और मैंने उसको होल्ड किया हुआ है और उसके अंदर वाइब्रेशन हो रहे हैं, ठीक है। मैं बोल रही हूँ कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेशंस मतलब कि 1 सेकंड के अंदर कितना वो वाइब्रेट कर रहा है, तो उसका जो भी फ्रीक्वेंसी है, लेट से हम लोग बोल देते हैं उसका फ्रीक्वेंसी यानी एफ इक्वल्स टू कितना है, लेट्स से उसका 5 हर्ट्ज है, ठीक है। तो अगर वही मेटल स्ट्रिप मैंने अपने हाथ से आपको ट्रांसफर कर दिया, तो क्या उसकी फ्रीक्वेंसी में कुछ चेंज होगा? उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी पर्सन पे वेरी नहीं करती, पर्सन पे वेरी नहीं करती, वेरी करती है ऑब्जेक्ट पे। यानी कि हर एक ऑब्जेक्ट का अपना खुद का फ्रीक्वेंसी हो सकता है। आ रही बात समझ में मैं क्या बोल रही हूँ? जैसे मैं बोल रही हूँ अगर मेरे हाथ में ये है और अगर मैं इसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई करती हूँ तो इसका अपना एक फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी को अटेंड करेगा, यानी 1 मिनट में अगर इसका 5 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है तो ये 5 बार वाइब्रेट करेगा एंड स्टॉप हो जाएगा। इस मार्कर की जगह, इस पेन की जगह मेरे पास में कोई मेटल स्ट्रिप होता और मैंने इसको अगर हिट किया होता या वाइब्रेशन मैंने इस पे प्रोड्यूस किए होते, तो इसका अपना खुद का जो फ्रीक्वेंसी है, लेट से 10 हर्ट्ज है, तो ये 10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी अटेंड करता है एंड ये स्टॉप हो जाता। तो अगर मैं इसी मेटल स्ट्रिप को आपको हैंड ओवर करती हूँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं एक सिंगल पर्सन पहले इस प्लास्टिक के पेन को लेके इसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती हूँ तो 5 हर्ट्ज का वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा, फिर मैंने इसको हटाया, मैंने एक मेटल स्ट्रिप लिया, मैंने उसको हिट किया, तो उसमें 10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी। तो ऑब्जेक्ट के पास अपनी खुद की फ्रीक्वेंसी होती है, ये ध्यान रखना है आपको। अच्छा, ऑब्जेक्ट में लाइक फ्रीक्वेंसी डिफर हाँ, करती है। ऑब्जेक्ट में फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन होता है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करता। समझ रहे हो? मैंने ये बोला कि मैं ये पेन अगर आपको ट्रांसफर करती हूँ और अगर आप इसको हिट करोगे तो ऐसा नहीं है कि आपके हाथ में आने के बाद में ये 10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करेगा। इसकी 5 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, आप पुश करो मैं पुश करूँ, 5 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर हम लोग ये चेंज करते हैं और हम किसी मेटल को यहाँ लेके आते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है, आप इस पे फोर्स अप्लाई करोगे तो ये 10 बार वाइब्रेशन करेगा 1 सेकंड के अंदर। और यही मेटल स्ट्रिप जब आप हाथ में लोगे तब आप इसको हिट करोगे तो भी ये 10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ही प्रोड्यूस करेगा। तो ये पर्सन टू पर्सन फ्रीक्वेंसी वेरी नहीं करती है, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट ये फ्रीक्वेंसी वेरी करती है, तो इसको हम बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ध्यान रखना,
नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज डैम्प्ड वाइब्रेशन। डैम्प्ड वाइब्रेशंस क्या होते हैं? देखो हमने इतना सारा वैक्यूम वाइब्रेशंस के बारे में पढ़ लिया, तो डैम्प्ड वाइब्रेशन तो हमें समझ में आ ही रहा होगा। डैम्प्ड वाइब्रेशन इज नथिंग, लेकिन हम यहाँ पे अगेन एक स्ट्रिप को क्या कर रहे हैं, हम एक स्ट्रिप को यहाँ पे फिक्स कर दे रहे हैं, और फिक्स करने के बाद में हम यहाँ पे एक फोर्स इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, या इसको एक पुश प्रोवाइड कर रहे हैं, या इसको एक पुल प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अगेन इसमें क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है वो टू एंड फ्रो मोशन करेगा, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन करेगा। बट दिस टाइम व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्या अभी भी ये स्ट्रिप जो है वो कंटिन्यूअसली मूव करता रहेगा? हाँ, यस और नो? एक सेकंड मैम, क्वेश्चन एक सुन बार लो। रिपीट करना मैंने इस क्वेश्चन। स्ट्रिप को फिक्स कर दिया है एंड अगेन मैंने उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है, तो क्या अभी भी ये स्ट्रिप जो है वो कंटिन्यूअसली मूव करेगा जैसे कि पहले हो रहा था, या फिर इस पे वाइब्रेशन होने के बाद कुछ टाइम बाद ये बंद हो जाएगा? मैम कुछ टाइम के बाद बंद हो जाएगा। वेरी गुड, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? मैम एक तो एयर रेजिस्टेंस के हम जितनी एयर लगाएंगे वो टू एंड फ्रो उसमें लाइक एयर रेजिस्टेंस लगेगी, जिससे लाइक एयर उसको रेजिस्ट करते 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 फिर वो लाइक वाइब्रेट करना बंद हो जाएगा जैसे उसकी एनर्जी खत्म होगी। वेरी गुड, तो तुम्हें चीजें समझ आ गई है। इस केस में हमारे पास में जो वेव जनरेट होगी वो देखो किस तरह की होगी। पहले तो हाईएस्ट एम्पलीट्यूड होगा, फिर धीरे धीरे से इसके जो वाइब्रेशंस हैं वो स्लो हो जाएंगे, स्लो हो जाएंगे तो कम हो जाएंगे, इसका मतलब ये है कि आपकी जो वेव है वो आगे जाकर कुछ इस तरह से स्मॉल हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो आपका वाइब्रेशन है वो कुछ वो इस तरह की वेव्स को प्रोड्यूस करेगा। समझ आ रही बात? यस मैम। क्या समझ आ रही है कि पहले तो उसका एम्पलीट्यूड हाईएस्ट पीक पे होगा, फिर जो भी यहाँ पे रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड है मामा बोल रहे थे। क्या होगा, जैसे जैसे उसकी वाइब्रेशन खत्म होंगे ऑब्जेक्ट अपनी मेन पोजीशन पे आना स्टार्ट करेगा, तो ये जो वाइब्रेशन है ये वेव जो है वो स्लो डाउन हो जाएंगी। तो इसीलिए इस केस में यस हमें जो वाइब्रेशन मतलब जो हमें वेव्स ऑब्टेन होंगी इट विल बी लाइक दिस। तो आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, दिस इज डैम्ड वाइब्रेशन या डैम्ड वेव्स। डैम्ड वाइब्रेशन में जनरेट होने वाली वेव्स कुछ इस तरह से ड्रॉ होंगी। ठीक है, ड्रॉ इट, फिर इसके आगे बताती हूँ वरना सब कुछ हौच पौच हो जाएगा। एक सेकंड। डन मैम। डन, हाँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी के रिगार्डिंग एक पेंडुलम की। देखो ये हमारे पास में एक पेंडुलम, इस पेंडुलम का इसके ऊपर दो फैक्टर्स काम करते हैं। कौन से? दिस इज द लेंथ, ये है पेंडुलम की लेंथ। दूसरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब इसके ऊपर लगने वाली जो फोर्स है वो क्या है हमारे पास में, जी फॉर ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे इस पेंडुलम का अगर हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे तो वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। ऑलरेडी कैलकुलेटेड मतलब इसका फॉर्मूला जो है वो ऑलरेडी हमें गिवन है, दैट इज गिवन बाय t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ जी, सॉरी
L अपॉन G। अब ये टाइम पीरियड हमने क्यों फाइंड आउट किया है, क्योंकि बेसिकली हम ये बात कर रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए पहले हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड फाइंड आउट करने का रीज़न क्या है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी जो है वो 1/t होती है। तो इसीलिए हम सबसे पहले टाइम पीरियड फाइंड आउट कर रहे हैं कि एक पेंडुलम को एक पूरा कंप्लीट वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइमिंग लग रहा है, और उस टाइम पीरियड को आप कैलकुलेट कर लोगे यहाँ पे गिवन फॉर्मूला से, तो आप वहाँ पे फ्रीक्वेंसी इसकी फाइंड आउट कर सकते हो। तो टाइम पीरियड फॉर कैलकुलेटिंग द वन कंप्लीट ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम इज 2πL/g। मतलब जितना g इंक्रीज होगा उतना ही टाइम पीरियड कम हो जाएगा, क्योंकि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और जितना g की वैल्यू कम होगी उतना ही टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखना कि पेंडुलम जो है उसकी लेंथ यानी कि जो थ्रेड होते हैं उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है। लेंथ अगर क्या होगी, लेंथ अगर ज़्यादा होगी तो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर लेंथ कम होगी तो इसका टाइम पीरियड यानी ऑसिलेशन का टाइम भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। अब हमारे पास में t की वैल्यू है, t इज गिवन बाय t इज इक्वल्स टू 2π√L/g। ठीक है। अब f इक्वल्स टू, क्योंकि 1/t होता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे f इक्वल्स टू 1/t कितना है, 2π√L/g। इसको रीअरेंज करेंगे तो यू विल गेट f इक्वल्स टू 2π/g/L। तो यहाँ पे हमारे पास में आ गई है फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम। क्या है ये हमारे पास में, फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम। ये आएगा 1/1 आएगा, 1/2π। इसको फिर से लिखती हूँ, है ना, 1/2π/g/L। L is representing the length, G is representing the acceleration due to gravity, F is the frequency। ठीक है। ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं, हमारे पास में एक वायर है, एक लेंथ L का, इसका जो लेंथ है वो कितना है, L इसका लेंथ है। और यहाँ पे हमने इस थ्रेड को या इस वायर को, XYZ आप जो भी बोलना चाहते हैं, हमने क्या किया है, इसको फिक्स किया हुआ है। ठीक है। तो जहाँ से आप थ्रेड को टाई अप कर रहे हो इसको हम बोलते हैं नोड। व्हाट वी कॉल इट, नोड। ये भी नोड है एंड ये भी नोड है। ठीक है। दो नोड के बीच में जो डिस्टेंस होता है दैट इज गिवन बाय λ/2। दो नोड्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वायर का उसको हम बोलते हैं λ/2। ठीक है। तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि वायर का जो लेंथ है वही आपका λ/2 के इक्वल है, हम ऐसा मान सकते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने इस वायर के इस सेंटर पॉइंट पे
क्या किया, इसको स्ट्रिंग, आपने देखा होगा ना कहीं पे कोई धागा बंधा होता है ना, अब उसको बार बार जिंग 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 बजाते रहते हैं, तो सेम चीज़ यहाँ हो रही है। लेकिन हम यहाँ पे क्या स्टडी कर रहे हैं कि अगर हम अपने पॉइंट को चेंज कर देते हैं तो इनमें प्रोड्यूस होने वाली जो वेव्स हैं उसमें किस तरह का, या उसमें किस तरह की फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड और उनकी वेवलेंथ में किस तरह का चेंजेस आता है। तो यहाँ पे हमारे पास में फर्स्ट है एक वायर जिसकी लेंथ एल है, टू नोड्स के बीच का जो डिफरेंस है वो लेमडा बाय 2 है। मैंने इस पॉइंट पे इस वायर को पुश कर दिया, ये वायर है, इसको मैंने इस जगह से पुश कर दिया नीचे। तो अब ये वायर क्या कर रहा है, ये जो वायर है वो कुछ इस तरह से टू एंड फ्रो का मोशन कर रहा है। और ऐसा मोशन इसने क्यों किया है, क्योंकि मैंने इसको सेंटर से हिट किया था। कहाँ से हिट किया, सेंटर से। इसीलिए इसमें जिस तरह का वाइब्रेशन आपको दिख रहा है वो वाइब्रेशन कुछ इस तरह का होगा। और ये जो इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, इसको मैंने अभी अभी आपको बताया था, इसे हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो ये इस वायर का क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड हो जाएगा। समझ आ रही है बात, ये इस पॉइंट का क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड हो जाएगा। समझ आई बात। यस अब सेकंड कंडीशन देखो, सेकंड कंडीशन में मैंने ये जो वायर है, सेकंड केस, इसमें मैंने क्या किया, देखो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे, मैंने इस पॉइंट से स्ट्रिंग को पुश किया। ये पॉइंट दिख रहा है तुम्हें येलो वाला, ठीक है। ये जो लेंथ है, लेट से हमने इस लेंथ को बोल दिया L बाय 4, ठीक है। मैंने इस लेंथ पे इस स्ट्रिंग को पुश किया है, तो किस तरह के वाइब्रेशंस यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, इसमें कुछ इस तरह के वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगे। और ऐसा क्यों हुआ है, पहले तो हमारे पास में एक एम्पलीट्यूड था, एक ए पार्ट का एम्पलीट्यूड था, लेकिन अब तो हमारा एम्पलीट्यूड चेंज हो गया है। तो एम्पलीट्यूड चेंज होने का रीज़न ये है कि हमने वायर के किसी अदर पॉइंट पे उसको पुश किया है, इसीलिए इसमें वाइब्रेशन तो होंगे बट इट विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। और यहाँ पे जितना एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस हुआ था, यहाँ पे एम्पलीट्यूड है आपका ए। लेकिन सेकंड केस में जब आपने इसको L बाय 4 पॉइंट पे पुश किया है, तो यहाँ पे इसका जो एम्पलीट्यूड है वो चेंज होकर कितना हो जाएगा, A बाय 2। इसका जो एम्पलीट्यूड है वो पहले वाले स्ट्रिंग की कंपैरिजन में हो जाएगा हाफ, यानी कि ये हो जाएगा आपका A बाय 2। यानी कि इसके कंपैरिजन में अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो इसका एम्पलीट्यूड कम है और इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ एम्पलीट्यूड इक्वल्स टू ए। फ्रीक्वेंसी देखकर मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे जो वाइब्रेशन एक टू एंड एक फ्रो मोशन हुआ है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बता सकते हो फर्स्ट वाले केस में। बताओ व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी इन फर्स्ट केस, कितनी हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। नाम देखो, एम्पलीट्यूड मेरा होगा ए बाई 2। एक सेकेंड, तो इसको इतना मैं कैलकुलेशन मत करो, सिर्फ ये बताओ, इसको पूरा एक टी टाइम मान लो, और ये आपका टू एंड फ्रो, टू मतलब ऊपर वाली वेव, फ्रो मतलब नीचे वाली वेव। तो अब बताओ कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। इसकी 2 बाई सामने होते ना सच में थप्पड़ लगा देती मैं। फ्रीक्वेंसी इस केस में टू एंड फ्रो मोशन है, यानी कि एक बार ऊपर गया एक बार नीचे गया। कितनी फ्रीक्वेंसी है बताओ। नाम 2 आई गेस। ये पूरी एक कंप्लीट साइकिल होती है, तो फ्रीक्वेंसी हो गई आपकी 1 हर्ट्ज। मैम तो वैसे तो फ्रीक्वेंसी ऐसे तो बन ही रही। फ्रीक्वेंसी ऐसे ही मानी जाती है कि आपका 1 सेकंड के अंदर कितना नंबर ऑफ साइकिल अकर हो रहा है। तो यहाँ पे आपको जो डायग्राम दिख रहा है उसमें आपका एक टू मोशन हुआ, एक फ्रो मोशन हुआ, तो एक वेव बनेगी ना, एक टू, एक फ्रो, एक क्रेस्ट, एक ट्रो। तो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया आपका 1 हर्ट्ज। सेकंड केस में एम्पलीट्यूड कितना है बताओ, देखकर बताओ, यहीं पे मैंने लिखा हुआ है, एम्पलीट्यूड इज ए बाई 2। A बाय 2। फ्रीक्वेंसी बताओ। वो फ्रीक्वेंसी 2। हाँ, 2 साइकिल होगी ना 2।
फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 2 हर्ट्ज। समझ आ गया? एक वेव ये है एंड एक वेव ये है, इसीलिए। अब नेक्स्ट मैंने क्या किया, थर्ड केस ऑब्टेन करते हैं। अगेन ये मैंने स्ट्रिंग है, लिखना केसेस। ओनली 3 केसेस हैं। और ये सिर्फ हम इसलिए स्टडी कर रहे हैं कि अगर हम एक सिंगल वायर को अलग अलग पॉइंट से पुश करते हैं तो उसमें जो वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं वो वेरी करते हैं। अगर आपने वायर को बिल्कुल सेंटर पॉइंट से हिट किया है तो उसमें नंबर ऑफ वाइब्रेशंस जो है वो बिल्कुल इक्वल होंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आपने क्या किया, किसी और पॉइंट से इसको हिट कर दिया तो यहाँ वाइब्रेशंस होंगे, लेकिन उसके एम्पलीट्यूड में चेंजेस आ जाएगा और फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने इसको L/6 किसी पॉइंट पे, L/6 किसी पॉइंट पे मैंने इसको हिट कर दिया। हिट करने से अब जो वेव्स यहाँ पे प्रोड्यूस हुई है, इट इज समथिंग लाइक दैट। अब क्या होगा इस केस में, क्योंकि हमें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि L/6 यानी किसी नियर पॉइंट पे और थोड़ा पास जाके हमने इस वायर को हिट किया, तो इसके अंदर अलग एम्पलीट्यूड की क्या बन जाएंगी, वेव्स बन जाएंगी। अलग एम्पलीट्यूड का मतलब, अगर आपने मिड पॉइंट से किया तो सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड फर्स्ट वाले केस में ऑब्टेन करोगे, सेकंड वाले केस में एम्पलीट्यूड फर्स्ट के कंपैरिजन में कम हो जाएगा, एंड थर्ड वाले केस में एम्पलीट्यूड और ज्यादा कम हो जाएगा, एंड नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है वो कितना हो गया आपका, A/3, यानी कि फर्स्ट वाले केस से बिल्कुल कम हो चुका है। और फ्रीक्वेंसी कितनी प्रोड्यूस हो जाएगी यहाँ पे, 3 हर्ट्ज, क्योंकि 1 सेकेंड के अंदर ये कितना प्रोड्यूस कर रही है, 3 वेव्स यहाँ पे वो प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास में फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय 3 हर्ट्ज। ठीक है, अब इसके बेसिस पे हम 3 चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं। रुको, एक इसमें है आपका, हाँ, अब तीसरा और फैक्टर हम इंक्लूड कर रहे हैं, कहाँ चले गए, नहीं पे तो मैम, दिख नहीं रहे हो। फर्स्ट वाले केस में जो हमारा वेवलेंथ था वो कितना था, मैम बताओ, फर्स्ट वाले केस में वेवलेंथ, एक फर्स्ट सेकंड, वाले केस में वेवलेंथ बताओ। L/4। L/4 तो लेंथ है उसका। मैम एक सेकंड रुक जाओ, वेवलेंथ मैम, वेवलेंथ एक सेकंड, वेवलेंथ तो वो ही ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ देखो तक, लेमडा, तो सेकंड वाले केस में इधर देख लो, सेकंड केस में λ/2, और थर्ड केस में वेवलेंथ जो है वो कितना हो जाएगा आपका, λ/3। लैम्डा। ठीक है, ये क्लियर रखना अपने दिमाग में। तो अब यहाँ से हम कुछ चीजें नोटिस करेंगे, वो क्या क्या चीज है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं साउंड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की। सबसे पहले हम बात करेंगे लाउडनेस। अब आपको ये बताना एम्पलीट्यूड। है, अब आपको ये बताना है इन तीनों में से सबसे ज्यादा लाउड साउंड कौन सा होगा, क्योंकि लाउडनेस डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड। अब इतना तो मैंने हिंट दे दिया, अब तो मुझे बताओ केस नंबर 1, 2 और 3, इन तीनों केसेस में से सबसे ज्यादा लाउड साउंड कौन सा होगा। मैम तीनों केसेस में एक सेकंड, मैम तीनों सबसे केसेस ज्यादा में लाउड मेरे, कौन सा केस, मैम आई गेस सेकंड वाला। सेकंड वाला क्यों होगा, मैंने एक चीज तुम्हें फिर मैम से वैसे अभी अभी मुझे बोला तीनों है। का सेम लग रहा है, मुझे तीनों फर्स्ट, का सेम लग रहा है मैम। सुनो इधर, एम्पलीट्यूड कम और ज्यादा हो रहा है फर्स्ट केस में, एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा है। लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड ज्यादा तो लाउडनेस ज्यादा, सबसे ज्यादा लाउड ये है। उसके बाद में सेकंड केस में थोड़ा लेस है, और उससे भी ज्यादा लेस यहाँ पे है। लेस क्या बोलेंगे इसको, तो लीस्ट ही बोलेंगे। लीस्ट साउंड यहाँ ऑब्जर्व होगा, लेस यहाँ होगा, और सबसे ज्यादा लाउडनेस किसके पास है, जिसका एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा है उसके पास है। नाउ श्रिलनेस, श्रिलनेस, श्रिलनेस सबसे ज्यादा किसकी होगी, थर्ड वाले की। रीजन बताओ। मैम क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। वेरी गुड, श्रिलनेस उसकी ज्यादा होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसीलिए इसका हाईएस्ट होगा, इसका थोड़ा लेस होगा, एंड इसका थोड़ा लीस्ट होगा। ठीक है, एक एडिशनल पॉइंट और बताओ, वेलोसिटी ऑफ वेव।
वेलोसिटी ऑफ वेव सबसे ज्यादा किसकी होगी, सबसे कम किसकी होगी, या वेव स्पीड आप कह सकते हो। वेव स्पीड। जल्दी बोलो। मैम आई गेस इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी तो वो 1 सेकेंड होता है नहीं, ना। इधर देखो, वेलोसिटी या वेव स्पीड जो है वो ऑलमोस्ट सबकी सेम रहेगी, बस ये वेरी कब करेगी, जब आप ऑब्जेक्ट को चेंज कर दोगे। यहाँ पे मैंने जो भी एक्स वाई जेड मटीरियल का स्ट्रिप लिया हुआ है, अगर मैं इसको चेंज कर देती हूँ तो वेव की स्पीड में भी चेंजेस ऑब्जर्व होंगे। तो तीन चीज है, लाउडनेस डिपेंड कर रहा है एम्पलीट्यूड पे, इसीलिए जिसका सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड है उसी की लाउडनेस सबसे ज्यादा होगी, और जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, श्रिलनेस उसी का ज्यादा होगा। और वेव लेंथ या वेव स्पीड जो है वो तीनों केसेस में सेम होगा, बस वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट पे। अगर आप ऑब्जेक्ट चेंज कर देते हो तो क्या हो जाएगा, वेव की जो स्पीड है वो भी चेंज हो जाएगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक। अब एक इंपॉर्टेंट चीज लिखवा रही हूं, इसको तुम नोट डाउन कर लेना। जो फर्स्ट केस है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक मोशन। क्या बोलते हैं हम इसे, फर्स्ट फर्स्ट हार्मोनिक, हार्मोनिक। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक है। सेकंड को हम बोलेंगे सेकंड हार्मोनिक, इसे हम बोलते हैं सेकंड हार्मोनिक, और इसे हम बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक। ये बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है, इसलिए इनको ध्यान से पढ़ लेना। फर्स्ट केस में हम इसको फंडामेंटल टोन भी कहते हैं, फंडामेंटल टोन, फर्स्ट हार्मोनिक, फंडामेंटल टोन, और इवन वी कॉल इट प्रिंसिपल टोन, हम इसको प्रिंसिपल टोन भी कहते हैं, ठीक है। सेकंड हार्मोनिक मोशन को यहां लिख देती हूं कलर चेंज करके, फर्स्ट ओवर टोन, फर्स्ट ओवर टोन। सेकंड हार्मोनिक मोशन को हम फर्स्ट ओवर टोन भी कहते हैं, एंड थर्ड हार्मोनिक मोशन को हम सेकंड ओवर टोन भी कहते हैं, सेकंड ओवर टोन। तो ये आपका एक बोर्ड का क्वेश्चन है, वो आपको पूछ सकता है कि वेवलेंथ लैम्डा है, एम्पलीट्यूड ए है, फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है, तो किस तरह की वेव प्रोड्यूस हो रही है। तो यू हैव टू मेंशन फर्स्ट हार्मोनिक, या फंडामेंटल टोन क्या होता है वो आपसे ये भी पूछ सकता है, प्रिंसिपल टोन क्या होता है वो भी आपसे पूछ सकता है। देन यू हैव टू शो ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स कि उसका एम्पलीट्यूड ए होता है, वेवलेंथ लैम्डा होती है, एंड फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज होती है। वो आपको पूछ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय सेकंड हार्मोनिक मोशन, या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन का मतलब यही है कि L/4 पे आपने इसको हिट किया है, एम्पलीट्यूड जो है वो रिड्यूस होके A/2 हो जाएगा, ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 हर्ट्ज क्रिएट हो जाएगी। एंड अगर वो आपसे पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय थर्ड हार्मोनिक मोशन और सेकंड ओवरटोन, ठीक है, तो यू हैव टू गिव दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, A=A/3, फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है, और वेवलेंथ आपका λ/3 हो जाएगा। ये भी पूछ सकता है कि आउट ऑफ 3 केसेस, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, इन केसेस में से लाउडनेस सबसे ज्यादा कौन प्रोड्यूस करेगा, यू हैव टू मेंशन दैट। श्रिलनेस किसके ऊपर, मतलब श्रिलनेस जो है वो कैसे प्रोड्यूस होगी वो भी आपको बताना है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, और आजकल बोर्ड एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। तो इस वाले टॉपिक को अच्छे से नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट ये नहीं होना चाहिए कि मैम एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया था लेकिन मैं भूल गया था, क्योंकि मैम मैं अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। हाँ, ले भी लो और कॉपी में इसको खुद से नोट डाउन करके खुद से स्टडी भी कर लेना, नहीं मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, बेटर है। ठीक है। इसके बाद में हमारा है फोर्स्ड वाइब्रेशन। फोर्स्ड वाइब्रेशन इज नथिंग,
फोर्स वाइब्रेशन सिर्फ इतना होता है कि उसका जितना ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी होता है किसी भी मटेरियल का, जो भी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी होता है, उस फ्रीक्वेंसी पे हम उसको वाइब्रेशंस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, हम उसको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो, उसकी फ्रीक्वेंसी अगर 100 हर्ट्स है, हम फोर्सफुली उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसकी वजह से वो 2 हर्ट्स मूव कर रहा है। 2 हर्ट्स नहीं, सॉरी, 200 हर्ट्स, मतलब उसका ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्स, हम उसको एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं 200 हर्ट्स की, तो वो जबरदस्ती 200 हर्ट्स का वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है। दिस इज नोन एज फोर्स्ड वाइब्रेशन। समझ आया कुछ मैंने क्या बोला? मान तो बेसिकली आप नहीं है। नहीं, लिखते भी रहो, बट ये बहुत आसान से सुनने की बात है। तुम्हारी कैपेसिटी है कि तुम 1 घंटा बाईसाइकिल चला सकते हो, साइकिल चला सकते हो, या स्विमिंग कर सकते हो, या खेल सकते हो, XYZ कुछ भी। तुम्हारा कैपेसिटी मैक्सिमम 1 आवर, लेकिन जैसे ही 1 आवर एक्सीड होता है तो यू गेट टायर्ड, मतलब ऑटोमेटिकली तुम्हें पता चल जाता है कि मैं 1 घंटे से ज़्यादा नहीं खेल सकता, हो सकता है कि 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम हो चुका है। तो उसके बाद में भी अगर आपका, आपके कोच हैं या आपके पेरेंट्स हैं या XYZ कोई भी, और आपको फोर्स कर रहे हैं कि नहीं बेटा 1 घंटे तो आपको और खेलना ही पड़ेगा, तो आपका ओरिजिनल जो है वो कितना है, 1 आवर का। आपको फोर्सफुली जो खिलवाया जा रहा है वो है एक्स्ट्रा 1 आवर का। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, फोर्स्ड। इसको हम बोल रहे हैं ना, फोर्स मत करो, मैं इतना नहीं कर सकता। तो इसी तरह से जो मटेरियल में हम वाइब्रेशंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो वाइब्रेशंस जो हैं उसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा प्रोवाइड वो कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर हमने एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया है, इस वजह से। तो उसी को हम क्या बोल देंगे, फोर्स्ड वाइब्रेशन। उसमें नया कुछ भी नहीं है। समझ आ रही है बात? यस मैम। इसके बाद में हमारा एक छोटा सा टॉपिक है फोर्स वाइब्रेशन का भी, मैं थोड़ा जब नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे वो फिर से थोड़ा रिपीट कर दूंगी। एंड रेजोनेंस, रेजोनेंस बहुत छोटा सा टॉपिक है, 5 to 10 मिनट्स में वो कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये पुराना वाला चैप्टर एंड कर लेंगे, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस कंप्लीट रखो, और नेक्स्ट जो चैप्टर है वो भी हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर देंगे। समझ यस आई बात? डीपीपी तुमने सॉल्व किया कुछ उसमें से? मैम, मैं कर रहा था, मम्मी ने कहा कि आज वो प्रिंट आउट लेके आएगी तो आज मैं करूँगा। ठीक बट है मैम, उनको। मैं अभी, आप अगर टाइम है तो अभी मैं कर लूँ थोड़े आपके साथ में। क्या डीपीपीज डाउनलोड कर ली तो एक सेकंड। टॉपिक की कह रहे हो? हाँ हाँ। वो ये टॉपिक बात अभी, छोड़ो मैम, मैंने डाउनलोड नहीं करे, फिर व्हाट्सएप खोलूंगा, फिर वो होगा हाँ टाइम हाँ, बहुत। नहीं आप आराम से उनको डाउनलोड कर लो, ले लो, और उनको सॉल्व करना स्टार्ट करो, ठीक है? ठीक है मैम, बाय ठीक है, मैम। चलो बाय बाय।